Hello everyone, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Now hope you all are good. It's me signing in. कैसे हैं आप सभी? बेटर होंगे. चलिए, एज यू नो दैट कि हम कोर्स 1 की सीरीज़ पे काम कर रहे थे, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है. और उसमें हम लोगों ने 2-3 वीडियो कर लिए हैं, लाइक मीनिंग एंड ग्रोथ डेवलपमेंट, ठीक है, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फिर इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं. और स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब 3-4 वीडियो आपको इस कोर्स से रिलेटेड मिल जाएंगे, जो कि मैंने अभी रिसेंट में स्टार्ट किया है. आज का जो टॉपिक है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता या वैयक्तिक विभिन्नता, जिसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पर्पस ऑफ बीएड, एमएड, नेट, ऑल्सो रीट के एग्जाम के लिए. और किसी भी सीडीपी का जो पोर्शन है जिसमें हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, चाहे वो सीटेट हो, टैट हो, सभी के लिए क्या है, एप्लीकेबल है. तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख सकते हैं, आपको बहुत सारे क्वेरीज दूर हो जाएंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब कि आप समझ सकते हैं कि कोई भी पर्सन, चाहे उसकी हैबिट हो, चाहे उसके ट्रेड्स हो, चाहे वो कितना इंटेलिजेंट हो, चाहे उसके व्यवहार हो, सब में आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखाई देगा. कहीं ना कहीं ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या जिसको हम वैयक्तिक विभिन्नता बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर 2 बंदे हैं या 2 पर्सन हैं, तो दोनों क्या होंगे, अपने आप में डिफरेंट होंगे. हो सकता है किसी का कलर डिफरेंट हो सकता है किसी की हाइट डिफरेंट हो सकता है किसी का क्या नाम भी डिफरेंट हो. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिफरेंसेस रखती हैं. कलर इन द सेंस कि कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है. हाइट अकॉर्डिंग मतलब कोई लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है. तो ये सब भी कहाँ पे आ रहा है, ये सब भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आ रहा है. और इंडिविजुअल डिफरेंसेस में अगर हम आइडेंटिकल चाइल्ड की भी बात करते हैं, आइडेंटिकल चाइल्ड का मतलब क्या होगा कि दोनों एक जैसे दिखते हो, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आते हैं. मतलब हैबिट में डिफरेंस आ सकता है, एनवायरनमेंट में डिफरेंस आ सकता है. ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या करती हैं, बताती हैं. और कोई भी बंदा या कोई भी व्यक्ति आपस में सेम नहीं है. क्या है, डिफरेंस है. वो डिफरेंसेस रखते हैं. जैसे हमारी फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकती है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है ना. जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, इसके अलावा मेंटल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. इमोशनली हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, सोशली हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, कल्चरल भी हम एक दूसरे से डिफरेंट है, हमारा थॉट प्रोसेस भी क्या होता है, वो डिफरेंट होता है. तो ये है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने देने की कोशिश की कि क्या होता है, कोई भी 2 व्यक्ति जिसका आदत, जिसका बुद्धि, व्यवहार, अंतर, ये सारी चीज़ों में डिफरेंसेस पाया जाएगा, आपको अंतर मिलेगा. और वो अंतर का इंडिकेट करता है कि हम क्या हैं, हम व्यक्ति एक दूसरे से डिफरेंट हैं, जिसी को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस या वैयक्तिक विभिन्नता बोलेंगे. नाउ, individual differences, no two individuals can be exactly alike in their resulting development and adjustment. The unique characteristics and the traits emerges as children passes from one stage to another. ठीक है, यानी कि हमने वही बात की कि कोई भी 2 व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक जैसे नहीं हो सकते हैं. और उनका विकास और उनका एडजस्टमेंट भी एक जैसा नहीं हो सकता है. कुछ ऐसे यूनिक ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स होते हैं जिनको छोड़कर, जिनको हम मतलब कुछ चीज़ें पास कर सकते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. जैसे कि मान के चलिए हमारे जो पेरेंट्स हैं, तो हमारे पेरेंट्स से हेरिडिटी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन हम बिल्कुल एज इट इज़ अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिखेंगे. थोड़े बहुत कैरेक्टर हमारे क्या होंगे, मिलते जुलते होंगे. The rate of development is not the same for all individuals. और देखिए, जो ये विकास का रेट है या जो डेवलपमेंट हो रहा हमारा, वो जरूरी नहीं है कि हम सभी के लिए सेम होगा. हो सकता है हमारे लिए डिफरेंट हो, आपके लिए डिफरेंट हो. Some develop and learn faster than the others. Sometime that gap is wide. मतलब कुछ में क्या होता है कि विकास बहुत तेजी गति से होता है, या कुछ बहुत तेज से सीखते हैं, कुछ बहुत स्पीड में सीखते हैं, और कुछ बहुत स्लो में सीखते हैं. तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं क्या, हमारे जो गैप्स होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, वो भी कहीं ना कहीं मैटर करता है. We can move on the next point. Learning is most effective when differences in learners' language, cultural and the social behavior are taken into the account. देखिए, हमारा सीखना बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है. तो हम जाहिर सी बात है कि जो भी चीज़ें सीखते हैं, जैसे हम लर्नर की लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, भाषा, तो हमारी भाषा भी क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि भाषा को क्या करते हैं, हम एक्वायर करते हैं. कहाँ से एक्वायर करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से. तो हर बच्चे का क्या है, ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट अलग अलग है, हर बच्चे की फैमिली का स्टेटस अलग है, हर बच्चे का फैमिली पर्सपेक्टिव अलग है. तो हम यहाँ से भी चीज़ों को सीखते हैं. फिर हमारी संस्कृति डिफरेंट है, हमारी संस्कृति दूसरी हो सकती है, सामने वाले की संस्कृति दूसरी हो सकती है. हम इस बिहाफ पे भी क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रख सकते हैं. और हमारा सोशल बिहेवियर भी कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है. ओके, 2 मेजर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज द अनइवन रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अमंग इंडिविजुअल. देखिए, ये अनइवन ग्रोथ होता है, और ये जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, बेसिकली यहाँ की पर्सनालिटी पे दो मेजर फैक्टर हैं, ठीक है.
कि हमारी पर्सनालिटी को इफेक्ट डालेंगे। जैसे पहला है हेरिडिटी और सेकंड वन इज द एनवायरनमेंट। यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ऐसे फैक्टर हैं जो हमको क्या करते हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं भिन्न रखते हैं। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए सबसे बड़ा रीजन हमारा यही दोनों फैक्टर हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जैसे आपको पता होगा कलर, हेरिडिटी की अगर हम बात करते हैं तो हमारा कलर हमारे पेरेंट्स से डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द सेम ही रहता है। कलर हो गया, आपका रूप हो गया, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, यानी कि हमारे पेरेंट्स कितने इंटेलिजेंट हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी बुद्धि भी हो सकती है। हमारे पेरेंट्स का साइज़ क्या है, मतलब उनकी हाइट क्या है, वो लंबे हैं तो हम भी लंबे हो सकते हैं। तो बहुत हद तक हेरिडिटी क्या होती है, आपके डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होती है। फिर अदर फैक्टर हमारा क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट भी हमको इफेक्ट करता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमको जो शिक्षा मिलती है या जो भी चीज़ें हम लर्न करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में या बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए या बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे शिक्षा हमको अपने एज के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए। यानी कि हर बच्चे का एक क्लास में अगर देखा जाए तो एज भी डिफरेंट होगी, हर बच्चे का इंटेलेक्चुअल चीज़ भी डिफरेंट होगा, हर बच्चे का मेंटल IQ, इंटरेस्ट, एबिलिटी, नीड्स, सिचुएशन, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो हम एक बच्चे के विकास के लिए क्या कर सकते हैं, हम बच्चे को हम साइकोलॉजी पढ़ते क्यों, बेसिकली बच्चे को बेहतर तरीके से समझने के लिए ना। तो हमारा जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है कहीं ना कहीं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से इफेक्टेड है। और हम चाइल्ड डेवलपमेंट में हम इन्हीं सब चीज़ों की बात करते हैं कि हम बच्चे को किस तरीके से, किस बेटर तरीके से समझा सकते हैं। क्योंकि देखो, हम क्लास के 40 बच्चों को हम एक ही मेथड से या एक ही तरीके से नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक दूसरे से इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखते हैं। तो आप इस चीज़ को भी कंसीडर कर सकती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट द टू मेजर फैक्टर। अब हम समझते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या है। तो हेरिडिटी क्या होता है, आपको पता है, जो हम अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं। इनहेरेंट, वी इनहेरेंट ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स वी नीड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब ऐसे इनहेरिट कैरेक्टर, यानी कि जो अपने पेरेंट्स से जीन लेते हैं, वो जीन जो हमारे पेरेंट्स से हम में ट्रांसफर होते हैं, वो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। हेरिडिटी गिव्स ऑल पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि हमारी जो आनुवंशिकता है, हमारे सारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे सारे ग्रोथ के लिए कौन जिम्मेदार है, हमारे हेरिडिटी। यानी कि कुल मिला के जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपको पता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें XX फीमेल होता है और XY मेल होता है। इन्हीं दोनों के कॉन्जुगेशन से हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है या ग्रोथ होता है। हेरिडिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप इसे में देख सकते हैं। एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट बेसिकली जो हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट है या पर्यावरण है या वातावरण है। तो एनवायरनमेंट मॉडिफाइज टू अ सर्टेन एक्सटेंट दैट इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी। एनवायरनमेंट जो होता है वो हेरिडिटी को थोड़ा सा इफेक्ट करता है। द एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। जो हमारा वातावरण होता है वो क्या करता है, बच्चे को उसके ग्रोथ के लिए और उसके विकास के लिए क्या एक डायरेक्शन देता है, एक दिशा देता है कि हमको इस रेट में, इस तरीके में या इस एरिया में पर्टिकुलर क्या करना है, बढ़ना है, ठीक है। और हेरिडिटी क्या करती है, हेरिडिटी हमको एक बेस प्रोवाइड करती है, हमको एक ट्रेट प्रोवाइड करती है जो हमको हमारे पूर्वज से मिलती है, इनहेरेंट होती है। ओके, हेरिडिटी आप समझते हैं हेरिडिटी किस किस तरीके से हो सकती है। जैसे आपको पता है ना कि हमारी जो कुछ चीज़ें होती हैं हम पेरेंट्स से डायरेक्टली लेते हैं थ्रू द जीन्स, है ना, थ्रू द क्रोमोसोम्स। तो ये सारी चीज़ें हमारे चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार है, हमारे पेरेंट्स। सबसे पहले यहाँ पे इंटेलिजेंस आता है, जिसको हम मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, कि हम किसी चीज़ को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो इनहेरिटेड का मतलब क्या है, जो हमारी जनरेशन से जनरेशन चलती चली आ रही है। इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी, some are more intelligent than the others, and those who are more intelligent progress and grow faster than those who are less intelligent। देखिए, सबकी जो होती है, सारे बच्चे की मेंटल एबिलिटी अलग अलग होती है। यानी कि हर बच्चा एक ही मेंटल लेवल या एक ही IQ लेवल का नहीं होगा। आपने कुछ बच्चों को देखा होगा कि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो चीज़ों को जल्दी शॉर्ट आउट कर लेते हैं और चीज़ों को जल्दी से सीखते हैं। जैसे अगर हम ड्राइविंग की बात कर सकते हैं तो कोई बहुत जल्दी ड्राइविंग सीख सकता है, कोई बहुत देर में ड्राइविंग सीख सकता है। तो ये अपनी अपनी मेंटल एबिलिटी है। हो सकता है किसी एक सम को अगर हम देते हैं 2 बच्चों को, तो एक बच्चा जल्दी सॉल्व कर ले, एक बच्चा देर में सॉल्व करे। तो ये मेंटल एबिलिटी भी कहीं ना कहीं हेरिडिटी से इफेक्टेड होती है, जो कि हमको हमारे पेरेंट्स से मिलती है। पीपल डिफरेंट इन द इंटेलेक्चुअल abilities and capacities like the reasoning and the thinking, power of the imagination, creative expression, concentration, etc. On the basis of these differences, they are usually classified as idiot, umbilical, moron, borderline, normal, very superior and genius। अगर हम बात करते हैं कि हम इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन इंटेलिजेंस की कैटेगरी में है, कौन नॉर्मल है, कौन एवरेज है। तो जो बच्चा रीजनिंग बहुत अच्छी कर सकता है, जिसकी सोचने की पावर बहुत अच्छी है, जिसका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके एक्सप्रेशन बहुत क्रिएटिव है, कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बच्चा इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर हम दूसरे डिफरेंसेस की बात करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि
कुछ बच्चे इडियट होंगे, कुछ बच्चे मोरोन होंगे, कुछ बच्चे बॉर्डर लाइन पे होंगे, यानी कि नॉर्मल भी होंगे, नॉर्मल से थोड़े ऊपर भी होंगे, नॉर्मल से थोड़े बिलो भी हो सकते हैं, कुछ वेरी सुपीरियर हो सकते हैं, कुछ वेरी जीनियस हो सकते हैं। तो हम इंटेलिजेंस को इस कैटेगराइजेशन में भी रख सकते हैं। जैसे रिसेंट साइकोलॉजिस्ट व्यू द इंटेलिजेंस एज अ मल्टीपल एबिलिटी। अभी करंट अगर साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से देखें तो जो इंटेलिजेंस है या बुद्धिमत्ता है उसमें बहुत सारी एबिलिटीज होती हैं। इट इज़ द नेसेसरी फॉर अ टीचर टू हैव अ थ्रू अंडरस्टैंडिंग द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट। मतलब टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि टीचर बच्चों को समझ सके कि बच्चा के पास जो एबिलिटी है वो बच्चा उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग कितना इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। जैसे सब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस में लिंग्विस्टिक है, दूसरा लॉजिकल है, तीसरा विजुअल है और नेक्स्ट वन म्यूजिकल है, इंट्रापर्सनल हो सकता है और ये काइनेस्थेटिक हो सकता है, इंटरपर्सनल हो सकता है, नेचुरलिस्टिक हो सकता है। तो ये क्या है, मल्टीपल। हर बच्चे में ये एबिलिटी हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई बच्चा लिंग्विस्टिक यानी बहुत अच्छा भाषा कौशल का विकास कर सकता हो, कोई बच्चा हो सकता है बहुत अच्छा लॉजिकली रीजनिंग को कर सकता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा सुन सकता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा बना सकता है। हो सकता है किसी बच्चे का सिंगिंग कंपटीशन बहुत अच्छा हो, कोई बच्चा बहुत अच्छी सिंगिंग कर सकता हो। ये सारी चीज़ें, कोई बच्चा बहुत अच्छा खेल भी सकता है ना। तो ये इतनी सारी जो एबिलिटी है इंटेलिजेंस की, ये सारी चीज़ें एक बच्चे में हो भी सकती हैं और ये सारी एबिलिटी अदर फॉर्म में भी ले सकती है। जैसे कुछ बच्चे खेलने में अच्छे हो सकते हैं तो कुछ म्यूजिक में अच्छे हो सकते हैं। तो ये आज के करंट साइकोलॉजिकल व्यूज़ के अकॉर्डिंग ये इंटेलिजेंस आपको मल्टीपल एबिलिटी में मिलेगा, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा है फिजिकल कंडीशन, यानी कि हमारी शारीरिक बनावट कैसे है। तो आपको पता है कि हम फिजिकली यानी कि जो चीज़ें हमारी दिख रही हैं उसमें भी क्या है, डिफरेंस है, शारीरिक डिफरेंस है या शारीरिक अंतर है, फिजिकल डिफरेंसेस है। जैसे हमारी आईज वगैरह हो सकती हैं, हमारे आई का कलर हो सकता है, हेयर का कलर हो सकता है, हमारा खुद का कलर हो सकता है ना। तो फिजिकल कंडीशन में देख सकते हैं आप, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सम पीपल आर बॉर्न बिगर। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत बड़े पैदा होते हैं, हेल्दियर पैदा होते हैं, स्ट्रॉन्गर पैदा होते हैं अदर के कंपैरिजन में। तो क्या हुआ, ये भी एक फिजिकल कंडीशन हो गया, नेचुरली हेल्दियर एंड स्ट्रॉन्गर देन द अदर्स। तो जो वही चीज़ है कि एक बंदा कुछ लोगों के साथ क्या हो सकता है, वो बहुत बेटर हो सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग ऐसे नहीं हो सकते। तो ये भी क्या है, हमारा शारीरिक स्ट्रक्चर जो हमको क्या होता है कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों से भी मिलता है। हो सकता है हमारे पेरेंट्स की हाइट बहुत अच्छी है तो हमारी हाइट भी अच्छी हो सकती है, अगर हमारे पेरेंट्स की हाइट कम है तो हमारी हाइट भी कम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दैट इज़ द हेरिडिटी ऑल्सो। फिर डिफरेंस इन द मोटर एबिलिटी, डिफरेंस इन द मोटर एबिलिटी की मतलब हम जहाँ पे अपने हाथों से काम करते हैं, देयर एग्जिस्ट वाइड डिफरेंस इन द मोटर एबिलिटीज सच एज अ रिएक्टिंग टाइम, स्पीड ऑफ एक्शन, स्टीडनेस, रेट ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, मैनुअल फिर डेक्स्ट्रेटरी एंड रेजिस्टेंस टू द फटीग एक्सेट्रा। यानी कि कुल मिला के हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा बोलने का तरीका क्या है, हमारा रिएक्ट करने का टाइम क्या है, कितने स्टूडियस हैं, हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मोटर मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि बच्चे अपने यहाँ पे अपना हाथ पैर किस तरीके से हिला सकते हैं, बच्चे कितने फिजिकली एक्टिव हैं, बच्चे खेल कूद में कितने आगे हैं और वो किस तरीके से हर खेल को डेवलप करते हैं। मतलब कि कुल मिला के अगर बच्चा अपने हाथ पैरों का, अपने पूरे फुल बॉडी का यूज़ करता है तो वो बहुत जल्दी थक भी सकता है कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे क्या होते हैं पूरे टाइम खेलते रहते हैं, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। तो वो एक्स्ट्रा होने के साथ साथ क्या करते हैं, वो एबिलिटी हो सकता है उनको उनके पेरेंट्स से मिली हो, तो ये फिजिकल कंडीशन भी होती है। बट देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर बॉर्न इन द हैंडीकैप्स, और आप वहीं पे आप देखेंगे दूसरे हेड पे कुछ लोग हैंडीकैप्स बॉर्न हो सकते हैं, डीफनेस भी हो सकती है, म्यूटनेस भी हो सकती है, डिफेक्टिव आर्म्स हो सकते हैं, किसी के हाथ टेढ़े हो सकते हैं, लेग्स टेढ़े हो सकते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो फिजिकल कंडीशन में हम लोग हो सकता है नॉर्मल लोगों की, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका फिजिकल स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट दिखेगा, जो हैंडीकैप्ड पीपल है उनका फिजिकल स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट दिखेगा। नेचुरली नॉर्मल पीपल डेवलप फास्टर एंड बेटर। आपको पता है कि अगर हम नॉर्मली पैदा हुए हैं, नॉर्मली बॉर्न है, तो हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो प्रॉपर तरीके से होगा। फिर बेटर एंड आर एबल टू अटेन हायर स्टेटस, और हम क्या करते हैं अपने फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपना डेवलपमेंट बहुत फास्टली कराते हैं और फास्टली होता है, और हम एक लाइफ में बेटर अचीवमेंट को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं या अरेंज करते हैं या एक्वायर कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ हैंडीकैप्ड पीपल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए जो नॉर्मल बंदा है, ये देखिए हैंडीकैप्ड है, तो हैंडीकैप्ड है फिर भी वो रनिंग कर रहा है, लेकिन अपने गोल के लिए वो नॉर्मल बंदे से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। फिर लाइफ विदाउट लिमिटेशन, अब देखिए ये जो हैं ये सारे क्या हैं, हैंडीकैप्ड्स के इमेजेस आपको दिखेंगे, तो ये इनका जो स्टेटस होगा हमारे स्टेटस में बहुत फ़र्क होगा। लेकिन आज की डेट में फिजिकल कंडीशन मैटर नहीं करती है, अगर व्यक्ति के पास टैलेंट है, व्यक्ति के पास चीज़ें हैं तो अपने आप को प्रूफ कर सकता है। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंस इन हाइट, हम अपने हाइट में डिफरेंस हो सकते हैं, वेट में डिफरेंस हो सकते हैं, हमारे स्किन का कलर डिफरेंट हो सकता है, हमारे आई का कलर डिफरेंट हो सकता है, हमारे हेयर का, इवन हेयर का भी कलर डिफरेंट होता है, हमारे साइज ऑफ हैंड्स भी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के हाथ आप देखेंगे सेम साइज के नहीं होंगे, हेड्स यानी हमारा सर भी डिफरेंट होता है, हमारी आर्म्स, भुजाएं, फिट पैर भी डिफरेंट होता है, माउथ, नोज, लेंथ ऑफ वेस्ट लाइन, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, मैनरिज्म ऑफ स्पीच एंड वॉक एंड अदर सच नेटिव और एक्वायर्ड फिजिकल कैरेक्टर्स, इन सब बेसिस पे हम क्या होते हैं एक दूसरे से डिफरेंस है। तो ये क्या है, फिजिकल डिफरेंसेस जो कि हमारा क्या होता है, इनहेरिटेड टाइप का होता है, जो कि हमको हमारे एंसेस्टर्स से या पूर्वज से मिलता है। ओके, हेरिडिटी में हम तीसरी बात करते हैं, एप्टीट्यूड एंड द स्पेशल टैलेंट। एप्टीट्यूड क्या होता है, देखिए एप्टीट्यूड का मतलब हमारी अभिक्षमता, यानी कि ये क्या होता है, ये इनबॉर्न होता है, ये भी हेरिडिटी में आएगा इसलिए क्योंकि ये हमको विरासत में मिला है, इनबॉर्न है, हम जब से पैदा हुए हैं तब से हमारे अंदर ये एप्टीट्यूड है, ये अभिक्षमता है कि हम किसी प्रॉब्लम को किस लेवल से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड एंड द स्पेशल टैलेंट, गिफ्टेड विद द स्पेशल एप्टीट्यूड्स एंड द टैलेंट्स इन म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग, साइंस, मैथमेटिक्स एंड लाइक दिस। यानी कि हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि वेट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कोई बच्चा म्यूजिक में बहुत टैलेंटेड है, कोई बच्चा पेंटिंग में बहुत टैलेंटेड है, कोई बच्चा एक्टिंग में बहुत टैलेंटेड है और कोई बच्चा साइंस में या मैथमेटिक्स में है ना। सभी बच्चों की साइंस और मैथमेटिक्स अच्छी नहीं हो सकती, सभी बच्चे अच्छा गा नहीं सकते, सभी बच्चे अच्छा पेंटिंग नहीं कर सकते। तो ये एप्टीट्यूड भी हमारे अंदर इनबॉर्न होता है जो कि हेरिडिटी है। These children often show excellence of the performance and the leadership in their respective fields of the specialization for above the ordinary individual। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो एक्सीलेंस परफॉर्मेंस करेंगे और उनके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी होती है, वो स्पेशलाइजेशन होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में देन द ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। वेरिएशंस अकर among the individuals in the relation to the specific taste and the interest। आप ये देखेंगे अपने इंटरेस्ट और टेस्ट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट ऑफ एरिया देखकर अपने हिसाब से अपनी एबिलिटी को चूज करते हैं, जितना वो चीज़ों को कर सकते हैं, दैट इज द एप्टीट्यूड। इन अ सिमिलर वे पीपुल आर फाउंड टू हैव द डिफरेंट एप्टीट्यूड। आप अगर आप वहीं सेम तरीके से देखना चाहेंगे तो कुछ पीपल जो होते हैं वो डिफरेंट एटीट्यूड रखते हैं, डिफरेंट एप्टीट्यूड रखते हैं। सम हैव द मैकेनिकल स्पोर्ट एप्टीट्यूड, है ना, वाइल द अदर्स हैव द स्कॉलिस्टिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड्स। यानी कि कुछ हो सकते हैं पढ़ाई में बहुत अच्छे हो सकते हैं, कुछ म्यूजिक में बहुत अच्छे हो सकते हैं, कुछ मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, किसी का आप देखेंगे मैकेनिकल पोर्शन पे बहुत स्ट्रांग होता है कि बच्चा किसी भी एक टूल को प्रॉपर तरीके से खोल सकता है, टूल को प्रॉपर तरीके से बना सकता है। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत स्कॉलिस्टिक होंगे, मतलब विद्वान टाइप के होंगे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ बहुत आर्टिस्टिक होंगे, यानी कि ड्राइंग बहुत अच्छा होगा, क्रिएटिविटी होगी। नेक्स्ट है हमारा सेक्स, या ये किस में आएगा, ये भी हमारे हेरिडिटी में आएगा। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रख सकते हैं कि ये चीज़ें कहाँ पर आएंगी, इनहेरिटेड। तो हम क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, मेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एग्रेसिव। आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हमको इनहेरेंट मिलती हैं, ना, हेरिडिटी के फॉर्म में मिलती हैं कि मेल के अंदर गुस्सा ज़्यादा होता है, वो फियरलेस होते हैं, वो डरते कम हैं, एंड द कैपेबल ऑफ डूइंग हैवियर वर्क। और वो क्या करते हैं, वो एक बड़ा काम या हैवी काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, जैसे फीमेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी पैसिव, इसकी जस्ट उल्टी हो सकती है फीमेल, डेरमेल, प्रीम एंड लाइक। वो क्या होती हैं, सॉफ्ट स्पोकन हो सकती हैं, कम गुस्से वाली हो सकती हैं, फीलिंग फुल हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमको, ये क्या होती हैं, ये हमारे इनहेरिटेड क्वालिटीज़ होती हैं, इनहेरिटेड डिफरेंसेस होते हैं जो हमको क्या मिलते हैं यहाँ से। इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हैंस टू अ लार्ज एक्सटेंट sex determines and the differences direction of the growth and the development of the individual। Hence a large extent, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो भी कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और इंडिविजुअल के प्रॉपर ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है आपका एज, बच्चे का एज भी मैटर करेगा कि बच्चा जिस एज का है हमको शिक्षा भी उसी के अकॉर्डिंग देनी है। एक ही एज के बच्चे नहीं होते हैं, एक क्लास ग्रुप में अलग अलग एज के बच्चे होते हैं। जैसे एज इज़ अ बिग फैक्टर इन मेकिंग वन डिफरेंसेस फ्रॉम द अनदर। आपने देखा होगा कि एक एज जो है बच्चे की जो आयु है एक बड़ा फैक्टर है चीज़ों को समझने के लिए, बहुत डिफरेंट फैक्टर है क्योंकि हर बच्चे का एज ग्रुप डिफरेंट होगा। जनरली ओल्डर लर्नर्स हैव द मोर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड द हायर लेवल ऑफ द कॉम्प्रीहेंसिव देन द यंगर वंस। आपने ये देखा होगा कि जो बड़े बच्चे हों उनका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होगा, वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे और जो उनका कॉम्प्रीहेंशन होगा उसका लेवल काफ़ी हाई होगा। सेम द
छोटी एज के बच्चों में। मैच्योरेशन एंड रेडीनेस आर द इम्पॉर्टेंट इन द लर्निंग। मैच्योर लर्नर्स हैव द ग्रेटर कैपेसिटी टू रिसीव इंस्ट्रक्शन। जो मैच्योरेशन है यानी कि परिपक्वता, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे अंदर क्या होती है, परिपक्वता आ जाती है, हमारा मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है, हमारा सोचने का तरीका बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, हमारे एज के अकॉर्डिंग होती है। तो ये भी क्या होती है, लर्निंग में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती है रैदर देन द सिंपल पर्सन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इमोशनली मेच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। आपने ये देखा होगा टेम्परामेंट हमारे अंदर, मतलब जैसे मान लीजिए टेम्परामेंट में यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही जिद्दी स्वभाव होना, या बहुत मेल्स को देखेंगे आप गर्म स्वभाव के होते हैं, काफ़ी इंट्रा टाइप के होते हैं, तो ये क्या है, ये हमारा टेम्परामेंट है। तो ये भी हमको हमारे एंसेस्टर्स से मिलता है, ये भी क्या है, हेरिडिटी है। ठीक है, इमोशनल मैच्योरिटी, हम कितने इमोशनल मैच्योर हैं, कितने हम स्टेबल हैं सोशलिस्टिक चीज़ों को करने के लिए। कभी कभी आप देखेंगे जैसे हमारी जो कंडीशंस होती हैं, तो अगर हम इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है कि हम कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को कितना मैच्योर बना रहे हैं, हमारे संवेग कैसे हैं, हमारे इमोशंस कैसे हैं। दोज हु आर ईजिली इरिटेटेड एंड द टेंस्ड इवन विद द ट्राइवल थिंग्स सिम्पटोमेटिक ऑफ द इमोशनल मैच्योरिटी एंड द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हमको इमोशनली तौर पे क्या होना, मैच्योर होना है, इमेच्योर नहीं होना। अगर हमारी एज कम होगी, हमारा टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो क्या होगा, हम प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हो पाएंगे। इन सम इंडिविजुअल पॉजिटिव इमोशंस लाइक लव, अफेक्शन एंड द अम्यूजमेंट एंड द लाइक आर द प्रोमिनेंट, वेयर एज इन सम नेगेटिव इमोशंस आर मोर पावरफुल। आपने ये देखा होगा कि जो नेगेटिव इमोशंस है वो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाते हैं, जैसे कि गुस्सा करना, मारपीट करना, गाली देना, ये अब्यूजिंग लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कहीं ना कहीं ये निगेटिव इमोशंस हैं जिसको हम निकालते हैं जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इंडिविजुअल ऑल्सो डिफर इन द मैनर दे एक्सप्रेस देयर इमोशन। आपने ये भी देखा होगा कि हर व्यक्ति अपनी अपनी फीलिंग को डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करता है, सभी का ये सेम नहीं हो सकता है ना। कोई बहुत प्यार से डील कर सकता है चीज़ों को, कोई बहुत चिढ़ के या चिल्ला कर या इरेलीवेंट चीज़ों को करके भी क्या कर सकता है, अपने इमोशंस को व्यक्त कर सकता है। तो सबका अलग अलग तरीका होगा। Some are emotionally stable and the mature, while others are the emotionally unstable and immature. आप ये देखेंगे कुछ बहुत जो इमोशनली तौर पे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, मैच्योर होते हैं, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग डील कर लेते हैं, लेकिन कुछ वही जस्ट क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, जो कि अनस्टेबल होते हैं और इमेच्योर होते हैं। जनरली चिल्ड्रन हु आर मोर इमोशनली मैच्योर एंड स्टेबल आर मोर पेशेंट इन स्टडिंग देयर लेसन्स, हैंस लर्न फास्टर देन दोज हु आर मोर टेम्परामेंटल। यानी कि आपने उन बच्चों को देखा होगा जो मैच्योर होते हैं इमोशनली, वो अपने आप को ज़्यादा स्टेबल कर पाते हैं चीज़ों को पढ़ने के लिए, लेसन्स को पढ़ने के लिए, और क्या करते हैं, काफ़ी जल्दी सीखते हैं अदर लोगों के कंपैरिजन में। फिर है आपका इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ द कैपेसिटी टू मेंटेन वंस इमोशनल बैलेंस अंडर दी स्ट्रेसफुल सर्कमटेंसेस। आपकी जो इमोशन स्टेबिलिटी है वो कहाँ पे बाहर आती है, जहाँ पे कंडीशन जो होती है वो कैसी होती हैं, स्ट्रेसफुल होती हैं, टेंशन वाली होती है, कि आप उस कंडीशन में कितने एग्रेसिव हो रहे हैं, कितने नॉर्मल हो रहे हैं और कितने पोलाइटली उसको डील करते हैं। ये है आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी। इन द अपोजिट ऑफ इमोशन इनस्टेबिलिटी एंड द न्यूरोटिक्सम, कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेस की कंडीशन में या सर्कमटेंसेस की कंडीशन में अपने आप को क्या करते हैं, इमोशनली इनस्टेबल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी इज द कैपेसिटी टू मेंटेन द, वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बोली। देन है इंडिविजुअल हु स्कोर लो इन न्यूरोटिज्म एंड और आर मोर इमोशनली स्टेबल एंड द लेस रिएक्ट्स टू स्ट्रेस। यानी कि आप कुछ बच्चों को वहाँ पे ये देखेंगे कि जो इमोशनली स्टेबल होते हैं वो क्या होते हैं, वो लेस टेस्ट को लेते हैं। मतलब कुछ लोग टेंशन लेके काम को करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल चिल होकर डिफरेंट होकर काम करते हैं, जो कि स्ट्रेस फ्री होता है। तो वो लोग क्या होते हैं, वो भी टाइम के अकॉर्डिंग अपने काम को डील कर लेते हैं, लेकिन विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट। तो ये भी क्या हो गया, हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी का एक मतलब अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर हो गया, जहाँ पे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखने को मिलेगा हमको। दे टेंड टू बी काम, कुछ लोग को देखेंगे बहुत शांत रहते हैं, बहुत टेम्पर्ड रहते हैं। लेस लाइकली टू फील द टेंस्ड एंड रैटल्ड ऑल दो दे आर द लो इन द नेगेटिव इमोशन। और उनके अंदर क्या होती है, नेगेटिविटी काफ़ी कम होती है, जो कि अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रावर्सन देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। पर्टिकुलर दोज हु आर हाई ऑन एक्स्ट्रावर्सन जनरली रिपोर्ट मोर हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन विद देयर। आपने ये देखा होगा कि इमोशनल स्टेबल बंदा अपने आप को ज़्यादा खुश पाएगा, ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ट पाएगा, वो सोसाइटी में एक कम्युनिटी बना के रहेगा और वो ज़्यादा खुश होगा अदर के कंपैरिजन में।
नेक्स्ट है आपका इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, डोमिनेंस, सबमिसिव्स। मतलब ये क्या है, ये आपके पर्सनालिटी के टाइप है। जैसे आप हम बात करते हैं तो इंट्रोवर्ट की पर्सनालिटी में क्या होता है, वो काफ़ी लिमिटेड रहेगा, है ना, उसका सोसाइटी में कोई ग्रुप नहीं बनेगा, वो लिमिटेड नंबर लोगों से मिलेगा, अपनी फीलिंग्स को बोलेगा नहीं। एक्सट्रोवर्जन में क्या होता है कि वो क्या करेगा, एक प्रॉपर सर्किल बना के चलेगा अपना सोसाइटी में, लोगों को डील करेगा, साथ में लेके चलेगा। डोमिनेंस का मतलब कुछ लोगों के अंदर होता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, बाहर आता है। और सबमिसिव का मतलब कुछ कैरेक्टर्स ऐसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में होते हैं जो कि अपने आप को क्या करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सट्रोवर्ट्स आर यूजुअली ग्रेगरियस एंड लाइक द डोमिनेंट्स एंजॉइंग इंटरेक्टिंग विद द पीपल। हमने एक्सट्रोवर्ट की बात की कि वो सबसे मिलते जुलते हैं, वो सोशलिस्टिक होते हैं, सोशल मीडिया पे अपना काम भी करते हैं और सोसाइटी में अपने आप को गेन भी करते हैं। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना काम खुद से करने की कोशिश करते हैं। जॉब दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन द पीस, वो शांति से बात करते रहते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, काफ़ी शांत रहते हैं और बहुत ही कम लोगों के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। ओके अब हम बात करते हैं सोशलाइजेस यानी कि एक्सट्रोवर्ट। जो एक्सट्रोवर्ट पीपल होते हैं वो क्या करेंगे, उनका सोसाइटी में एक नेटवर्क होगा, ये पॉजिटिव ट्रेट है उनका। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बंदा सोशलिस्टिक है तो वो सारी चीज़ों को लेकर चलेगा। द सोशलाइजर्स वुड हैव टू ट्रेवल एंड बी पार्ट ऑफ द ग्रुप, वो क्या करेगा, हर जगह घूमेगा और एक ग्रुप में पार्ट भी करेगा। आर ऑफ इन दोम द सेंटर ऑफ द अटेंशन, और अपने आप को क्या करेगा, सेंटर ऑफ द पीपल मानेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी से या उसकी पर्सनालिटी से बाकी लोग इफेक्ट होंगे। दे आर ऑफन एक्साइटेड एंड द डिमांडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग हाई एनर्जी टाइप, क्योंकि वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको सभी लोग पसंद करेंगे। दे लव द लाइमलाइट एंड देयर हाइप, और क्या होते हैं वो हमेशा लाइमलाइट में बने रहते हैं और अपने आप को हाईलाइट करते रहते हैं। दे आर डायरेक्ट इन देयर अप्रोच, और वो डायरेक्टली एक दूसरे के अप्रोच में रहते हैं। ये पॉजिटिव ट्रेट है किसका, एक्सट्रोवर्ट पीपल का। नेगेटिव ट्रेट में आप क्या देख सकते हैं, इट इज द इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सनालिटी टू बी द लाइक बाय द अदर्स एंड कैन हर्ट इजिली इफ दे थिंक। ये जो होता है हमारी पर्सनालिटी का एक डिफरेंट पार्ट है नेगेटिव ट्रेट्स का। अगर हम एक्सट्रोवर्ट की बात करते हैं, इनको किसी की बातें बहुत जल्दी हर्ट हो सकती हैं, और ये क्या, अगर इनको कोई मना कर देगा तो ये क्या करेंगे, ये बेसिकली सोचते रहेंगे बहुत सारी चीज़ें। जैसे इफ़ दे थिंक समवन डजंट केयर फॉर देम, अगर इनको लगता है कि इनकी कोई केयर नहीं कर रहा है तो ये काफ़ी सोचते रहते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सोचते हैं। दे कैन बी फिकल माइंडेड एंड द इमोशनली वीक, लेकिन ये क्या होते हैं, ये काफ़ी अपना दिमाग में किसी भी चीज़ के लिए दिमाग का यूज़ नहीं करते हैं और अपने आप को इमोशनली काफ़ी वीक पाते हैं। कौन, एक्सट्रोवर्ट पीपल। नेक्स्ट की बात करते हैं द हर्मिट या इंट्रोवर्ट। हर्मिट या इंट्रोवर्ट का मतलब है कि ये लोग जो होते हैं वो काफ़ी चुपचाप रहते हैं। द टिपिकली इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी डजंट लाइक द चेंज, वो क्या करते हैं, चेंजेस को पसंद नहीं करते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। They prefer to have set of the guidelines to follow and they won't mind doing the same things over the over, और ये क्या करने की कोशिश करते हैं कि जो उनके माइंड में चीज़ें बैठी हुई हैं बस उसी को वो सोचते रहेंगे और उसी को बार बार करते रहेंगे। अगर कोई मॉडिफाई करने के लिए बोलेगा तो वो जल्दी आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने आप को खुद से चेंज नहीं करना चाहेंगे। They often are very happy and content विद दैम सेल्फ एंड लाइफ इन जनरल, ये पता बेसिकली बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनको लोगों से मिलना पसंद नहीं होता है। तो जब लोगों से मिलेंगे नहीं तो इनकी सोशल गैदरिंग नहीं होगी, फिर इनके अंदर पॉलिटिक्स नहीं होगी, एक्स्ट्रावर्ट चीज़ें नहीं होंगी, फालतू की बातें नहीं होंगी, इसलिए अपने आप को ये अकेले में ही खुश पाते हैं। दे आर यूजली पंक्चुअल एंड द कंसिस्टेंट, ये बहुत ही टाइम के पंक्चुअल होते हैं और कंसिस्टेंट होते हैं। निगेटिव ट्रेट में क्या होता है, आप देख सकते हैं एज दे टेंड, ये इमेज के थ्रू आपको फील हो सकता है कि ये क्या है, थोड़ी सी शाय नेचर की हैं, ठीक है। एज दे टेंड टू कीप देम सेल्फ, सच पीपल कम अक्रॉस एज शाई, ये शाई नेचर के होते हैं एंड एरोगेंट होते हैं काफ़ी। एंड दे आर यूजुअली डिस्टर्बेड बाय द न्यू चैलेंजेस, और अगर इनकी लाइफ में कोई नया चैलेंज आ जाएगा तो उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एरोगेंट टाइप का नेचर होता है। विच कैन अफेक्ट द इफिशियंसी ऑफ देयर वर्क, जो कि इनकी इफिशियंसी को इफेक्ट भी करता है। इनके शाई नेचर की वजह से कभी कभी अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी और अपना ये निगेटिव ट्रेट शो करेंगे एज अ इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, तो क्या होगा, वो अपॉर्चुनिटी इनको दोबारा नहीं दी जाएगी, ठीक है। आप ये देख सकते हैं इंट्रोवर्ट्स आर द कैपेबल ऑफ एक्टिंग लाइक द एक्सट्रोवर्ट्स, दे कंसीडर इम्प्रूवमेंट पीपल इंपॉर्टेंट पीपल, दे लव और गन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हेरिडिटी में 8 पॉइंट है एफर्ट मेकिंग कैपेसिटी। एफर्ट का मतलब है कि हम कितना प्रयास कर रहे हैं,
मेकिंग कैपेसिटी एन इम्पॉर्टेंट ट्रेट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रेट है, ठीक है, या गुड है, शील गुड है। वन विद द मच एफर्ट मेकिंग कैपेसिटीज स्टडीज इन द वर्क हार्डर कंसंट्रेशन मोर एंड द एग्जिबिट्स स्टडीज इन हिज वर्क। आप ये देखेंगे कि जो लोग ज़्यादा एफर्ट करते हैं, ज़्यादा कैपेबल होते हैं चीज़ों को करने के लिए, वो स्टडी में बहुत बेटर होते हैं, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, अपना 100% कंसंट्रेशन देते हैं और चीज़ों में, अपने काम में भी वो आगे जाकर क्या होते हैं, बेटर होते हैं। दोज हु हैव मोर ऑफ दिस ट्रेट यूजुअली अहेड फास्टर देन द, जिनके अंदर हार्ड वर्क कैपेसिटी अच्छी होती है, वर्क हार्डर होता है और वो एफर्टफुल होते हैं, मेकिंग कैपेसिटी करते हैं, तो ये जो बंदे होते हैं, कंसंट्रेशन जिनका बहुत अच्छा होता है, वो लाइफ में काफ़ी जल्दी ग्रो करते हैं अदर के कंपैरिजन में। क्रिमिनल टेंडेंसी, क्रिमिनल टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ, साइकोलॉजिस्ट कैन प्रूव द क्रिमिनल टेंडेंसी इज इनहेरिटेड। उनका ये कहना है कि अगर हमारे माता पिता किसी क्राइम से बिलोंग करते हैं, हमारे माता पिता क्रिमिनल टाइप के हैं, तो हमारे होने वाली संतानें भी क्या होंगी, वो क्रिमिनल हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये इनहेरिटेड कैरेक्टर है, हमारे पेरेंट्स से, हमारे जीन से हमारे अंदर आएगा, जो कि हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफर होता है हम में। चिल्ड्रेन हु हैव दिस टेंडेंसी आर यूजुअली बुलीज, ट्रबल मेकर्स एंड दे कमिट मैनी एंटी सोशल एक्ट्स ओवर आउट ऑफ स्कूल। आप ये देखेंगे कि ये लोग ऐसे होते हैं जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वो चिल्ड्रन, और इनकी टेंडेंसीज़ क्या होती है कि काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं और ये क्या करते हैं, बहुत सारी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा, मारपीट, रेप और ये बहुत सारी चीज़ें। फिर ये सारी चीज़ें स्कूल के बाहर रहते हैं, स्कूल में तो करते नहीं हैं, आउट ऑफ स्कूल रहते हैं। तो जैसे इनके पेरेंट्स रहेंगे वैसे ही इनके बच्चे भी होंगे। यूजुअली एंड अप इन द अर्ली डेथ, और इस तरह के लोग क्या होते हैं, काफ़ी जल्दी की एज में मर जाते हैं। इन द प्रिज्म, या कैदी बन जाते हैं। इन द परपेटिंग हाइडिंग, या तो लोगों से छिपकर रहते हैं, फ्रॉम द एजेंट ऑफ द लॉ, ठीक है। अनलेस द क्रिमिनल टेंडेंसी इज रीडायरेक्टेड और सॉफ्टनेड बाय द एनवायरनमेंट। हम जो क्रिमिनल टेंडेंसी है वो बच्चों के अंदर से रिमूव कर सकते हैं या उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? अब उसके बच्चे को एनवायरनमेंट को चेंज करके। अगर बच्चा हेरिडेटरी क्रिमिनल है तो जरूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में क्रिमिनल ही रहेगा जब तक वो मरेगा नहीं। हम उसको बेटर एनवायरनमेंट देकर, उसको बेटर चीज़ें देकर, उसको रीडायरेक्ट करके, सॉफ्टली एनवायरनमेंट देकर क्या कर सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं। Okay, more well known explanation in the of inherited criminal behavior is the super male syndrome। इस वाले behavior के लिए, इस वाले personality के लिए super male syndrome जिम्मेदार होता है, जिसको हम XYY करते हैं, OR और the chromosomes defect, ये chromosomal defect होता है जिसकी वजह से ये condition apply होती है। The addition of the extra Y chromosomes in males can make them the more likely to aggressive and the violent। ये जो extra chromo, आपको तो पता ही है ना कि XY हो सकता है या XX हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप इस कंडीशन में देखेंगे सुपर मेल सिंड्रोमिक कंडीशन में कि यहाँ पे 2 Y हैं, तो एक एक्स्ट्रा Y होने की वजह से क्या हो जाते हैं, जो मेल लोग होते हैं वो काफ़ी एग्रेसिव होंगे और काफ़ी वायलेंट होंगे। किस तरीके के लोग? जो कि क्रिमिनल टेंडेंसी रखते होंगे। दिस ऑल्सो कैन द कॉन्ट्रीब्यूट टू द अदर डिसेबिलिटीज जैसे एंड ADHD एंड द बिहेवियर प्रॉब्लम। इनके साथ क्या होता है, इरिटेटेड होते हैं, इनको बिहेवियर में प्रॉब्लम होती है, चाइल्ड सभी के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं, और लीड टू द लैक ऑफ कंसंट्रेशन, और इनका कंसंट्रेशन भी बहुत बुरा होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है इनके अंदर, और ये अपना जो इनका चांसेस होता है कि स्कूल में अच्छा कर सकते हैं तो ये बेटर कर सकते हैं। दे एंड द ग्रोन फ्रस्ट्रेशन इन द चाइल्ड विच कैन रिड्यूस देयर चेंजेस ऑफ डूइंग द वेल इन द स्कूल। ऐसे बच्चों को हम अच्छे स्कूल में भर्ती कराकर उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट देकर उनको चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व इन द क्रिमिनल बिहेवियर स्टडी बाय द मॉरले एंड हॉल, एक स्टडी है जो 2003 में की गई है मॉरले और हॉल के द्वारा, शोड दैट द चिल्ड्रेन विद द एंटी सोशल पर्सनालिटी, जो कि डिसऑर्डर है, आपको जिसको ASPD बोलेंगे, ठीक है, वेयर एन इंडिविजुअल शोज अ परसिस्टेंट डिसएग्रीइंग फॉर द राइट्स ऑफ द अदर इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ द क्रिमिनल बिहेवियर। हम अगर एक अच्छा स्कूल का एनवायरनमेंट देंगे बच्चे को, तो बच्चे को हम क्या करेंगे, जो हमारे जो क्रिमिनल बच्चे हैं या क्रिमिनल टेंडेंसी जिनके अंदर है उसको क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकते हैं, 70% उनके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किताबें क्या कर सकती हैं, इस किताबें इस बच्चे के फ्यूचर को चेंज कर सकती हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइकोपैथ्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो क्रिमिनलिटी, मेंटल इलनेस एंड वायलेंस नॉट मैंडेटरी, यानी कि एब्सेंस ऑफ गिल्ट, शेम, रिमोर्स या एम्पैथी, ठीक है। नंबर 2 पे देख सकते हैं ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, व्यूज अदर एज ऑब्जेक्ट, शैलो इमोशंस, ठीक है, फिर डिसाइलफुल, मैनिपुलेटिव ऑन द कनिंग, सेल्फ एंटाइटल्ड एंड द ग्रेडीनेस, सुपर काम, ये सारी चीज़ें जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स में, जैसे इंपल्सिव हो गया, आपका इररिस्पॉन्सिबल हो गया, एंड द इजीली बोर्ड हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, साइकोपैथ्स के, जो थोड़े से साइकोलॉजिकली क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं।
अनरिलायबल होते हैं, ठीक है, इनसिक्योर होते हैं, डज नॉट लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, वो अपने अनुभवों से कुछ सीखते नहीं है, मिनिमाइमल इंसाइट, उनकी अंतर्दृष्टि बहुत ही कम होती है। फिर है यहाँ पे एडिशनल साइंस फॉर द ऑनलाइन साइकोपैथ्स। ऑनलाइन साइकोपैथ्स में कुछ यहाँ पे एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे मे और मे नॉट बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्वे। जैसे पहला है अ सेल्फ अवेयरनेस ऑफ द कॉजिंग हार्म्स टू द अदर्स डायरेक्टली, और ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हैं और इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ये पढ़ के इसको आप नोट्स बना सकते हैं, ये आपकी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन के लिए है जो कि टॉपिक में आपको रहेगा। फिर मैनी पीपल वुड आर्ग्यू दैट द क्रिमिनल ऑफेंड बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेड ट्रेट और सिन। आप कुछ लोगों को देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं कि जो क्रिमिनल होते हैं लेकिन वो क्या इनहेरिटेड होते हैं, उनके अंदर इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं और अपने पेरेंट्स के जीन होते हैं। दिस वॉज द पर्टिकुलर पॉपुलरली व्यू पॉइंट इन द पास्ट, जो कि पास्ट में उनके साथ चीज़ें हो चुकी होती हैं, इसी वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं। हाउएवर मैनी स्टडीज इन द रिसेंट ईयर्स हैव शोन दैट वी कैन नॉट ब्लेम क्रिमिनल एक्टिविटीज प्योरली ऑन द जेनेटिक्स। हम लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स क्रिमिनल हैं, चोर हैं, डाकू हैं, तो हमारा होने वाला बच्चा भी चोर और डाकू होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, लेकिन उसको हम चेंज कर सकते हैं। हम ये मोहर नहीं लगा सकते कि ये 100% हो सकती है। फिर हमारा नंबर 2 पे एनवायरनमेंट। इससे पहले जो भी कैरेक्टर्स देखे हमने, ये टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे, वो कैसे थे, हमारे इनहेरिटेड थे, ठीक है। और अभी हम बात करेंगे एनवायरमेंटल, या इसको हम एक्वायर्ड भी बोल सकते हैं, जहाँ पे चीज़ों को हम कमाते हैं या एनवायरनमेंट से कुछ सीखते हैं। तो इसमें फैमिली बैकग्राउंड आपका बहुत मैटर करता है कि हम एनवायरनमेंट में रहते हैं और हमारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। इंक्लूड्स लेवल ऑफ एजुकेशन एंड द वैल्यू ओरिएंटेशन ऑफ पेरेंट्स इन द अदर डिटरमाइंड। यहाँ पे हमें देखेंगे कि यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं उनके लेवल को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, उनके एजुकेशन को देखते हैं। अगर जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारी फैमिली है, वो वेल बैकग्राउंड रखती है, वो अच्छा ओरिएंटेशन रखती है, तो वो बच्चे के अंदर भी आएगा। क्यों? क्योंकि फैमिली हमारी जो होती है वो फर्स्ट स्कूल होती है, फर्स्ट टीचर होती है, फर्स्ट पेरेंट्स होते हैं। इफ़ द पेरेंट्स सफ़र फ्रॉम द इग्नोरेंस एंड द रॉन्ग वैल्यूज, द चिल्ड्रन लाइकवाइज सफ़र एंड द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज, बिकॉज सच पेरेंट्स विद द राइट वैल्यूज कैन ग्रो द डेवलप मोर प्रोग्रेसिवली देन द चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम द पुअर फैमिलीज। आप ये देखेंगे कि जो हमारे फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है ना हर बच्चे के, तो जिस बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा, अच्छे वैल्यूज़ होंगे, अच्छे आइडियल्स होंगे, उस घर के बच्चे भी वही चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। और आप ये देखेंगे जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं उनमें फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होने की वजह से क्या हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। यानी कि हमारा डेवलपमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारे फैमिली की कंडीशन कैसे। आपने ये देखो, अगर पुअर हैं हम तो हो सकता है हमको खाने को भी ना मिले, और जब खाने को भी नहीं मिलेगा तो हमारा क्या विकास होगा, हमारा क्या डेवलपमेंट होगा। यानी कि एक बच्चे को अगर आप देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है, उसको खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, आप इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल हेल्दी फैमिली है। और यहाँ पे फैमिली का बैकग्राउंड देखिए कैसे पुअर है, ये लोग विलेज में हैं, और जाहिर सी बात है तो ये बच्चा भी डिफरेंट होगा और ये बच्चा अपने आप में ऑल्सो डिफरेंट होगा। जो गांव में रह रहा है वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है, और इसकी पर्सनालिटी भी डिफरेंट होगी। नेचुरली चिल्ड्रेन ऑफ ऑफेलेंट फैमिलीज कैन द परसीव हायर एजुकेशन। आप ये देखेंगे जो अच्छी फैमिली के बच्चे हैं, जिनका अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, वो अच्छी एजुकेशन के लिए प्रोसीड करते हैं आगे, डिनाइड टू द चिल्ड्रन ऑफ अ पुअर फैमिलीज। और पुअर फैमिली को उतनी सारी अपॉर्चुनिटी और अवसर नहीं मिलते हैं, इसलिए उनके बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ कम ही प्रोसीड करते हैं। ओके, एनवायरनमेंट में हमारी कम्युनिटी बैकग्राउंड भी आ सकता है। तो कम्युनिटी आपको पता है क्या है, नंबर ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल, जो बहुत सारे ग्रुप एक साथ कम्युनिटी बना के रहते हैं, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। तो हमारा कम्युनिटी बैकग्राउंड भी हमको बहुत इफेक्ट करता है। यानी कि अगर हम अच्छी कम्युनिटी में रहते हैं तो हमारी लर्निंग बहुत स्पीड में होती है और बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ के लोग अलग ही होंगे और यहाँ के लोग भी अलग होंगे जहाँ का कम्युनिटी बैकग्राउंड खराब होगा। तो आप इस इमेज में देखिए, इनकी इमेज कहाँ है, अगर हम फर्स्ट वाली इमेज में देखते हैं तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल्स कमिंग फ्रॉम दीज डिफरेंसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिटीज डिफर मार्केबली इन देयर वैल्यूज, मैनर, एक्शन एंड द थिंकिंग। वो जो कम्युनिटी बैकग्राउंड हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, इनकी वैल्यूज भी डिफरेंट है, मैनर भी डिफरेंट है, एक्शन भी डिफरेंट है और थिंकिंग भी डिफरेंट है। जैसे पहली वाली इमेज में आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रेन कमिंग फ्रॉम द स्क्वाटर और स्लम एरिया, मतलब काफ़ी स्लम एरिया में है, जो कि झोपड़पट्टी, नुक्कड़ एरिया, सड़े गले एरिया या बहुत ही रूरल एरिया, बहुत ही बैकग्राउंड एरिया में रह रहे हैं। एंड फ्रॉम क्राइम इन्फेस्टेड एरियाज हैव अ वेरी स्लिम चांस ऑफ द ग्रोइंग प्रोग्रेसिव। तो इस एरिया के बच्चे क्या होंगे, बहुत ही कम ग्रो करेंगे, बहुत ही कम चांसेस होते हैं इनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज ऑफ द बैड इन्फ्लुएंसेस ऑफ द नेबरहुड। क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारी सोसाइटी है, जो झोपड़पट्टी का एरिया है, वो क्या है, हमारी पर्सनालिटी पे या बच्चे की पर्सनालिटी पे इफेक्ट करता है ना। जैसे बरकड़ा इन्फ्लुएंसेस इज द स्पेशली स्ट्रॉन्ग इन दिस, आप इसको देख सकते हैं। फिर दूसरी वाली इमेज में क्या है, द सिटी।
सिटी चिल्ड्रन आर द मोर एक्सपोज टू द मॉडर्न कंसीवनेस। आपको पता है सिटी के बच्चे क्या होते हैं, प्रॉपर तरीके से स्कूल जाते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, वो टेलीफोन का यूज़ कर सकते हैं, टेलीविज़न का यूज़ कर सकते हैं, उनके पास लाइट है, रेल है, आने जाने के लिए गाड़ी है, कन्वेंस है, म्यूजियम है, लाइब्रेरी है नॉलेज के लिए, बिग कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, मॉल है एंड बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों इमेजों में डिफरेंसेस। तो इसलिए कम्युनिटी बैकग्राउंड का भी इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी बैकग्राउंड में आप ये भी देख सकते हैं कि द सिटी चिल्ड्रन हैज़ एज और ओवर द रूरल चिल्ड्रन इन द फील्ड ऑफ इनफॉर्मल लर्निंग। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं जो सिटी के चिल्ड्रन हैं उन तक जो एजुकेशन होगी वो डायरेक्टली पहुँचेगी, डायरेक्टली कम्युनिकेट होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, इनके वैल्यूज़, मैनर, एक्शन, सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग है। बट सेकेंड वाली इमेज में क्या देखेंगे कि जो गाँव के बच्चे हैं, जो पुअर रूरल एरिया में जो बच्चे हैं, उनमें जो लर्निंग होगी वो क्या होगी, इनफॉर्मल काइंड ऑफ होगी। मतलब उनको एक पढ़ने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, जो कि उनके लिए हर घर में अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है। तो ये इनडायरेक्ट वे में लर्निंग करते हैं, तो बहुत इन्वायरमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है आपका स्कूल। स्कूल आपको पता है फॉर्मल और एक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन है, जहाँ से हमको डायरेक्टली शिक्षा मिलती है विद द हेल्प ऑफ आवर करिकुलम, टाइम टेबल, स्कूल सेटअप, सारी चीज़ें, ठीक है। स्कूल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लर्निंग एंड द डेवलपमेंट। आपको पता है स्कूल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है हमारी लर्निंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए। गुड स्कूल्स कैन डेवलप द पीपल बेटर। अच्छे स्कूल जो होते हैं वो अच्छे शिष्यों को बनाते हैं ताकि वो बेटर देन द पुअर वंस, गरीबों से कम, ठीक है। तो दे आर द 3 कंपोनेंट्स मेक द डिफरेंसेस बिटवीन द गुड एंड द पुअर स्कूल। जो अच्छे स्कूल होते हैं वहाँ पे टीचर्स अच्छे होंगे क्योंकि उनको अच्छी सैलरी, वो वहाँ पे स्किल्ड ट्रेन टीचर होंगे, फैसिलिटीज़ अच्छी दी जाएगी और अच्छे लोकेशन एरिया में होंगे rather than the पुअर स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ स्कूल इन मीटिंग, रोल ऑफ स्कूल्स इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। स्कूल का बहुत बड़ा रोल है किसके बारे में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। तो since we supposedly are teaching individuals are not group of the individual, it is the function of the school within the budgetary, personal and the professional and the curricular limitations to provide the adequate schooling for every learner to matter how much he differ from every other learner। क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन, इनका कहने का मतलब है कि जो ये व्यक्तिगत या शिक्षण जो डिफरेंट तरीके से चीज़ें हैं उसको अगर हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को डिफरेंट टीचिंग मेथड से पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल का फंक्शन ये होता है कि हम पर्सनली और बच्चों को करिकुलर एक्टिविटी कराकर बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और हर स्कूल क्या है, जिम्मेदार है उस लर्नर के लिए कि बच्चे को हम कितना डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग करा रहे हैं, या पुअर स्कूल एक रिच स्कूल से किस तरीके से चीज़ों को सीख रहा है। तो यहाँ पे रोल का इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ से भी जो बच्चे निकलेंगे, जो पुअर स्कूल से बच्चे निकलेंगे, जाहिर सी बात है वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखेंगे रेदर देन द रिच स्कूल। क्योंकि देखिए रिच स्कूल में क्या होगा, वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी होगी, वहाँ पे हर तरह का CCA होगा, लर्निंग आउटकम बेस्ट होगा, अच्छी स्ट्रेटजीज होगा, अच्छा तरीका होगा, स्किल्ड टीचर होंगे। वहीं पुअर स्कूल में आपको ये कंडीशन देखने को कम से कम मिलेगी। तो ऑटोमेटिक जो बच्चे वहाँ से निकलेंगे और जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे, ऑटोमेटिक चीज़ें गड़बड़ होंगी। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ स्कूल। रोल ऑफ स्कूल में क्या है, प्रॉपर नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियलिटीज़। यानी कि हम स्कूल के यहाँ पे रोल की बात करते हैं तो जो स्कूल है हमको प्रॉपर तरीके की नॉलेज प्रोवाइड करता है। स्कूल को ये काम करना चाहिए कि बच्चे की इंडिविजुअल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा दी जाए। उनकी इंटरेस्ट को, उनकी एबिलिटी को, उनके एरिया को, लेवल को, सारी चीज़ों को क्या करे, वो मैनेज करे और उन्हीं के अकॉर्डिंग शिक्षा दें। ऐसा नहीं है 40 से 50 बच्चों की क्लास हो तो एक ही जैसी शिक्षा देंगे। एबिलिटी ग्रुप का मतलब है कि हर बच्चे की अपने आप में योग्यता अलग है। कोई बच्चे बहुत एबल होंगे चीज़ों को करने के लिए, कोई बच्चा बहुत जल्दी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम टास्क को भी कर लेगा, बड़े से बड़े टास्क को कर सकता है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर सकते हैं, दे आर स्लो लर्नर। फिर एडजस्टिंग द करिकुलम को इस तरीके से एडजस्ट करना चाहिए कि जो बच्चे हैं, हर तरह के बच्चे उस करिकुलम को पढ़ के समझ सकें। मेन तो हमारी होती है लैंग्वेज, जो करिकुलम बच्चों को समझा सके। एडजस्टिंग द मेथड ऑफ द टीचर का जो मेथड है वो भी क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हर बच्चे को हम एक ही टीचिंग मेथड से नहीं पढ़ा सकते हैं, हमको बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग अपने टीचिंग मेथड को चेंज करना पड़ेगा। एडॉप्टिंग स्पेशल प्रोग्राम और मेथड्स फॉर द इंडिविजुअलाइजिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि हमको कुछ स्पेशल तरीके के प्रोग्राम को अरेंज करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, कुछ ऐसे डिफरेंट मेथड अरेंज करनी चाहिए। किसके लिए, ताकि जो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग हमको काम करना चाहिए, है ना। हमारी क्लास जो होती है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से भरी हुई होती है, तो इसलिए हम जब भी एजुकेशन देंगे बच्चे को तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रख कर देंगे। और NCF भी हमको यही कहता है कि बच्चे की नीड और इंटरेस्ट और एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उनको शिक्षा दें।
नेक्स्ट है आपका एनवायरनमेंट, जिस पे स्कूल आता है। तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स टू मेक द डिफरेंस बिटवीन द गुड एंड द पुअर स्कूल। यहाँ पे 3 कंपोनेंट है। पहला तो टीचर है। तो टीचर क्या है आपको पता है, टीचर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर द गिविंग द एजुकेशन टुवर्ड्स द चाइल्ड। तो इफ द टीचर ऑफ इफिशियंटली इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड द पीपल्स लर्न रिमार्केबली। अगर आपका टीचर बहुत अच्छा है, आपको चीज़ें अच्छे से पढ़ा रहा है, अच्छे मेथड से पढ़ा रहा है, तो डेफिनेटली आप कुछ बेटर लर्न करेंगे। वेल देन द व्हेन द टीचर्स आर इनसफिशिएंट इन विच द केस पीपल टीचर सफर सेटबैक। अगर आपका टीचर अच्छा नहीं है, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझा नहीं रहा है, पढ़ा नहीं रहा है, तो क्या होगा, आप वीक भी हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को सफ़र भी कर सकते हैं। तो इसलिए टीचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। फिर क्वालिटीज़ ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, आपको पता है इफेक्टिव टीचर की क्वालिटीज़ क्या होती है। तो ये हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है, बट फिर भी आई विल रीड इट आउट फॉर यू। एन इफेक्टिव टीचर हु लव्स टू टीच। जो इफेक्टिव टीचर होता है वो क्या करता है, टीचिंग करना पसंद करता है ना, ये उसकी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। और हर टीचर में ये क्वालिटी होनी चाहिए। अपने पैशन और प्रोफेशन के लिए उनके अंदर लव होनी चाहिए, उनके अंदर फीलिंग होनी चाहिए, ताकि बच्चे उससे कुछ सीखें और उससे कुछ प्यार करें। एन इफेक्टिव टीचर डेमोस्ट्रेट अ केयरिंग एटीट्यूड। आप ये देखेंगे कि जो इफेक्टिव टीचर है वो बच्चों के क्या करेगा, केयर करेगा, बच्चे के एटीट्यूड को वो लेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे को डांट के बिठा देगा। अगर बच्चे क्वेश्चन करेंगे, वो बच्चों को हमेशा मोटिवेशन देगा। ठीक है। एन इफेक्टिव टीचर कैन रिलेट टू हिज और हर स्टूडेंट। अब इफेक्टिव टीचर जो क्या करेगा, जो बेस्ट टीचर होता है, अपने काम के प्रति क्या होता है, हार्ड वर्क होता है, और वो बच्चों के लिए मेहनत करता है, ताकि बच्चों को क्या दे सके, वो बेटर लर्निंग आउट गुड एनवायरनमेंट दे सके। एन इफेक्टिव टीचर इज विलिंग टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। और जो इफेक्टिव टीचर होता है वो चीज़ों को लिमिट करके नहीं सीखेगा, काफ़ी ब्रॉड सोचेगा। क्योंकि देखिए शिक्षा का पर्सपेक्टिव भी क्या होता है, हमको लिमिटलेस बनाना है, जहाँ पे हमारी लिमिट्स खत्म ना हो, वैसी शिक्षा हमको अपनी बच्चों को देनी है। ओके। क्वालिटीज़ ऑफ टीचर में आप ये भी देख सकते हैं, एन इफेक्टिव टीचर एंड द एक्सीलेंट कम्युनिकेटर। जो इफेक्टिव टीचर होता है वो अच्छी तरीके से बच्चों को कम्युनिकेट करता है थ्रू हर लैंग्वेज और हिज लैंग्वेज, है ना। एन इफेक्टिव टीचर इज प्रोटेक्टिव रेदर देन द रिएक्टिव। जो इफेक्टिव टीचर होता है वो बच्चों को केयर करेगा, बच्चों को प्रोटेक्ट करेगा बजाय रिएक्ट करने के ना। एन इफेक्टिव टीचर स्ट्राइव्स टू बी बेटर। और इफेक्टिव टीचर जो होता है हमेशा बेटर करने के लिए भूखा रहता है कि हम क्या बेटर से बेटर बच्चों को चूज़ कर सकें। और टीचर बेटर कैसे हो सकता है, जब वो बेटर टीचिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ करेगा, इफेक्टिव टीचर कहलाएगा। ठीक है। और वो कितना पढ़ता है, कैसे पढ़ाता है, ताकि उसके बच्चे क्या हो, ज़्यादा ग्रो करे। प्रोफेशनल डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी हर टीचर के अंदर होनी चाहिए, ताकि वो बच्चों को नई स्किल दे सके, नई टेक्नोलॉजी दे सके, नया टूल दे सके हर क्लास के लिए। ओके। इफेक्टिव टीचर यूज़ अ वैरायटी ऑफ मीडिया इन देयर क्लास लेसन। आप ये देखेंगे जो अच्छा टीचर होता है वो कोशिश करता है कि जनरल क्लास पढ़ाने के साथ साथ वो मल्टीमीडिया का भी यूज़ कर सकता है अपने टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए। यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टीचर के अंदर होनी चाहिए आज की डेट में। ठीक है। स्किल होनी चाहिए आज की डेट में, और वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करे, ना कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करे। एन इफेक्टिव टीचर चैलेंजेस देयर स्टूडेंट। और जो इफेक्टिव टीचर होता है अपने बच्चों को हमेशा चैलेंजेस के लिए क्या करता है, प्रिपेयर करता है। एन इफेक्टिव टीचर अंडरस्टैंड द कंटेंट। और जो इफेक्टिव टीचर होता है उसका कंटेंट पे कमांड होता है, और बच्चों को बेटर तरीके से अपने कंटेंट को एक्सप्लेन करता है, और उनको बताता है कि बच्चे इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करके कितनी बेटर तरीके से लर्निंग को कर सकते हैं। तो ये हाईली इफेक्टिव टीचर है, जो कि बच्चा को क्या करेगा, कंटेंट पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेगा और बच्चों के लेवल तक जाकर उनको एक्सप्लेन करेगा। एनवायरनमेंट में हमारा स्कूल है। स्कूल के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है कि देयर आर द 3 कंपोनेंट्स मेक द डिफरेंसेस बिटवीन द गुड एंड द पुअर स्कूल। जैसे फैसिलिटीज़ आप ये देखेंगे, एडिक्वेट एंड द सर्विसेबल, द पीपल्स लर्न वेल। जहाँ पे आपको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल वेल इक्विप्ड मिलेगी, वहाँ के लोग ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। अदरवाइज पीपल विल बी रिटार्डेड इन द लर्निंग। ना जहाँ पे फैसिलिटी की कमी होगी वहाँ के लोग प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। फिर है हमारा स्कूल में लोकेशन। स्कूल का लोकेशन बहुत मैटर करता है। चिल्ड्रन स्टडिंग इन ए स्कूल लोकेटेड इन अ वेरी क्वाइट प्लेस फाइंडिंग लर्निंग कंडक्टिव। यानी कि स्कूल जो होना चाहिए वो कहाँ, क्वाइट वाली कंडीशन में, शांत वातावरण में होना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो बेटर तरीके से इंगेज करें और अपने आप को लर्निंग एक्टिविटी में क्या करें, इन्वॉल्व करें, और लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा स्कूल है और काफ़ी शांतवंत एरिया है। यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ नहीं है और बहुत ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और रोडिंग चीज़ें नहीं है, तो बच्चा यहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट में अच्छा सीख सकता है। हेरिडिटी 2 मेजर फैक्टर में आपने पता था कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट थे। तो हेरिडिटी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हमारी मेंटल एबिलिटी, यानी कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं। अगर हमारे पेरेंट्स इंटेलिजेंट हैं तो हम भी इंटेलिजेंट होंगे। फिजिकल कंडीशन देखेंगे, जैसे हमारे पेरेंट्स से हम वैसे दिख सकते हैं। एप्टीट्यूड एंड द स्पेशल टैलेंट हमारे अंदर होगा, जो कि हमको हमारे एंसेस्टर्स से मिलता है, ये भी हेरिडिटी है। सेक्स भी हमको हमारे पेरेंट्स से ही मिलेगा, एक्स सेक्स या तो एक्स वाई। एज भी मैटर करती है कि हमारे पेरेंट्स अगर बहुत दिनों तक जिंदा रहते हैं तो हमारी भी प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारा जो एज होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। टेम्परामेंट
टेम्परामेंट में हमने बात की थी इमोशनल मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की। तो हमारा टेम्परामेंट जैसे हमारे पेरेंट्स का टेम्परामेंट है, अगर पेरेंट्स एग्रेसिव हैं तो हो सकता है बच्चा भी एग्रेसिव हो। पेरेंट्स कामफुल हैं, सोशलिस्टिक हैं, तो बच्चा भी सोशलिस्टिक हो सकता है। फिर है इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, डोमिनेंस एंड सबमिसिव। ये भी हमको चीज़ें मिलती हैं। अगर हमारे पेरेंट्स बहुत इंट्रोवर्ट हैं तो हम भी इंट्रोवर्ट हो सकते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं। एफर्ट्स मेकिंग कैपेसिटी, अगर हम अपने पेरेंट्स को अच्छा काम करते हुए देखेंगे, अच्छा एफर्ट करते हुए देखेंगे, तो हमारे अंदर भी वो कैपेसिटी क्या होगी, इनहेरिट होगी। ठीक है। नेक्स्ट है क्रिमिनल टेंडेंसी। क्रिमिनल टेंडेंसी में अगर हमारे पेरेंट्स के अंदर ऐसी क्रिमिनल टेंडेंसी थी जो उन्होंने पास्ट में क्राइम किया हुआ है, तो हो सकता है उसके जीन्स भी हमारे अंदर ट्रांसफर हो सके। तो दैट इज़ द हेरिडिटी। एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड में हमने बहुत कुछ सीखा था। कम्युनिटी बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है, स्कूल मैटर करता है। 3 कंपोनेंट पढ़े हम लोगों ने, टीचर्स, फैसिलिटीज और इसके बाद लोकेशन। तो यहाँ पे थोड़ी सी समरी थी, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस टॉपिक का कि एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, यानी कि शैक्षिक अनुप्रयोग। अगर हमने ये टॉपिक तो पढ़ लिया कि डिफरेंसेस क्या हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं, अब इसका शैक्षिक प्रयोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा ये मैटर करता है कि हम बच्चों को जो समझा रहे हैं वो उसकी नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, और उसके लेवल के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। हमको जो इंस्ट्रक्शंस देनी है वो यूनिफॉर्मली देनी है, सभी बच्चों को एक जैसी देनी है और नीड के अकॉर्डिंग देनी है। जैसा बच्चे का नीड है, हमको उस 40-50 बच्चों को एक ही डंडे से नहीं हाँकना है कि चलो उठो और पढ़ो इस टॉपिक को, हम इसी मेथड से पढ़ाएंगे, चाहे बच्चा एबल हो करने के लिए, चाहे बच्चा एबल ना हो करने के लिए। तो बच्चे की एबिलिटी ग्रुपिंग बहुत मैटर करती है। ठीक है। It is the wrong to expect the uniformity in the gaining proficiency, proficiency or the success in the particular field from a group of student। ये देखिए, हम एक बड़े ग्रुप को एक यूनिफॉर्म मेथड से या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन से डायरेक्टली नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे होंगे वो अपने आप में क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। ऑन द अकाउंट ऑफ देयर द सब नॉर्मल इंटेलिजेंस, प्रीवियस बैकग्राउंड, lack of proper interest, aptitude, attitude, etc. Some student lag behind in one or the other area of the achievement। आप ये देखेंगे कि कुछ बच्चों का जो बैकग्राउंड होगा, उनके पेरेंट्स काफ़ी इंटेलिजेंस होंगे, तो हो सकता है वो बच्चे भी इंटेलिजेंस हो। बच्चे की प्रीवियस नॉलेज भी बहुत मैटर करती है कि बच्चा किस स्कूल से पढ़कर आया है और कहाँ पे पढ़ रहा है। और बच्चे का इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है, बच्चे का एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। एटीट्यूड हमारे बिलीव्स होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक्वायर करते हैं, और एप्टीट्यूड हमारे अंदर खुद से होता है, इनबॉर्न होता है। तो इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है कहाँ पे, हमारे खुद के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। ओके, तो आप इसको चीज़ को देख सकते हैं। जो बच्चे अच्छे होते हैं वो चीज़ों को जल्दी अचीव कर लेते हैं, और अपने फील्ड में देखेंगे आप अच्छा अचीवमेंट भी जल्दी से जल्दी, यानी कि उनका लेवल बहुत जल्दी राइज अप हो जाता है। नेक्स्ट है ऑल स्टूडेंट कैन नॉट बी बेनिफिटेड बाय अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए, सारे बच्चों को हम एक ही इंस्ट्रक्शन से या एक ही मेथड से नहीं पढ़ा सकते। एंड अ यूनिफॉर्म एंड द रिजिड करिकुलम, और यूनिफॉर्म और रिजिड करिकुलम नहीं होना चाहिए। करिकुलम फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चों की नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तभी बच्चा प्रॉपर तरीके से क्या कर पाएगा, सीख पाएगा, और हम तभी उस बच्चे को एक अच्छा नागरिक भी बना सकते हैं। और टीचर शुड बी सेंसिटिव टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और टीचर जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए सेंसिटिव होना चाहिए। वो अपनी क्लास से कभी भी ये एक्सपेक्ट ना करे कि हमने जो टॉपिक पढ़ा दिया है एक बार में वो सारे बच्चों को समझ में आ गया। नहीं, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में आया हो, कुछ बच्चों को थोड़ा समझ में आया हो, और कुछ बच्चों को बिल्कुल नहीं आया हो। तो टीचर को इस बात के लिए हमेशा सेंसिटिव होना चाहिए। टीचर्स चैलेंजेस इज टू टेक, एक्नॉलेज एंड द सेलिब्रेट द डिफरेंसेस अमंग द चिल्ड्रेन एंड वर्क टू मैक्सिमाइज द ग्रोथ ऑफ द ईच चाइल्ड। उसको टीचर के लिए एक तरह का ये चैलेंज है, और टीचर को ये एक्नॉलेज में लेना चाहिए, और टीचर को ये सेलिब्रेट करना चाहिए कि जो डिफरेंट बच्चे उसको मिले हैं वो इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट कर रही है, या उस वर्क को कैसे वो मैक्सिमाइज कर रही है, ताकि उस बच्चे का जो ग्रोथ हो वो क्या हो, बेटर हो और प्रॉपर हो। यानी कि जो उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले बच्चे मिले हैं उसको ये देखना पड़ेगा कि उसका सोशल डिफरेंस क्या है, बच्चे का अचीवमेंट क्या है, कल्चरल पर्सपेक्टिव क्या है, बच्चे कितने इमोशनली हैं, उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, बच्चा किस चीज़ को प्रॉपर तरीके से देख रहा है, कितने एक्टिव हैं, कितने ऑडिटेबल हैं, लैंग्वेज कैसा है। ये सारी चीज़ें एक टीचर को चेंज करनी पड़ेगी और एक चैलेंज के फॉर्म में एक्सेप्ट करनी पड़ेगी एज अ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तभी हम हर बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। और अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो काइंडली वॉच द वीडियो, लाइक, शेयर माई सब्सक्राइब चैनल यूट्यूब लर्न विद कॉन्सेप्ट बाई अर्चना विश्वकर्मा। थैंक यू सो मच।